ओके, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी एस आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जहां हम लोग पढ़ेंगे जनरली इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना। जिसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज। ऐसे चार्ज जो रुका हुआ हो उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फिर स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज की स्टडी हम लोग कहाँ पे करेंगे? मैग्नेटोस्टैटिक में। और इन ब्राइफ जनरली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कहाँ करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, इसी में ईएमएफ भी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। बट ये जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमारे टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में? कूलॉम्स लॉ, देन गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, किस तरह से उनको अप्लाई करते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ लाप्लास केस फॉर सिंपल केसेस। सिंपल केसेस मतलब आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाप्लासियन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और उसका सॉल्यूशंस क्या आता है वो देखेंगे। उसके बाद कंडक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज, कंडक्टर्स में किस तरह से कंडक्टर्स के लिए पोटेंशियल्स लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है, फोर्स लिखा जाता है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सारी चीज़ें कंडक्टर्स की पढ़ेंगे। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स में फिर पोलराइजेशंस पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस में जो चार्जेस होते हैं, उसमें जो चार्जेस होते हैं उनको वॉल्यूम और सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ क्या होती है, जिनको बाउंड चार्जेस बोलते हैं हम लोग। तो बाउंड चार्जेस में वॉल्यूम बाउंड चार्ज क्या होगा और सरफेस पे बाउंड चार्ज क्या होगा वो पढ़ेंगे। और एट लास्ट फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक्स हैं जिनको 1 बाय 1 हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके IIT JEM और CSIR नेट के सिलेबस में भी हैं। ओके, CSIR नेट के सिलेबस में इसके अलावा फिर हम लोग अगर देखते हैं तो इमेज प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक को भी हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, और इसके बाद मल्टीपोल एक्सपांशन भी जो होता है वो भी हम लोग इसी में कवर करेंगे, है ना, ताकि CSIR नेट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और IIT JEM का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो IIT JEM वाले भी वो सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो IIT JEM देता है वो TIFR और JEST भी देता है, तो उनमें भी वो टॉपिक्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसलिए ये जो है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो सभी के सभी सिलेबस में आता है, चाहे वो IIT JEM की बात हो, चाहे वो JEST की हो, चाहे वो TIFR की बात हो, चाहे वो CSIR नेट की हो। ये जो टॉपिक्स है ये सारे सिलेबस में आपको गिवन है, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टार्टिंग जो हम लोग करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कूलॉम्स लॉ। बहुत ही सिंपल है कूलॉम्स लॉ, क्योंकि आप लोगों को पता है, फिजिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं 11th-12th में, और ये तब से ही पढ़ाया जाता है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट भी आपको क्या होता है ये सब कुछ पता है। हम जनरली इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं और किस तरह से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। बाकी कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट तो सभी फिजिक्स के स्टूडेंट को अच्छे से रटा हुआ होता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, the magnitude of force is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them। जैसे ही ये proportionality हटता है तो यहाँ पे क्या लगता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस K को हम लोग क्या लिखते हैं? दिस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और वैक्यूम बोलते हैं, है ना। ये जो K है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है इस एफ्लॉन्ग पे, और ये एफ्लॉन्ग फ्री स्पेस के लिए एफ्लॉन्ग नॉट लिखा जाता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर ये मीडियम पे डिपेंड करता है K, इस कारण से ये जो फोर्स है ये भी किस पे डिपेंड करता है, दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी मीडियम। ओके, हमें पता है फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, जो नेचर होता है फोर्स का वो चार्जेस पे डिपेंड करता है। चार्जेस भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को बोला जाए तो रिपल करते हैं, और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स भी दो टाइप का होता है हमारा, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। और फोर्स में ये जो R है ये क्या है, दिस R इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। ये जो R है वो क्या है, दो चार्जेस के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज जनरली R, और वो जनरली क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों चार्जेस को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये आपकी R है। ओके, तो जैसे जैसे आपको पता चल रहा है कि R एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि R बढ़ेगा मतलब इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आता है। द रेंज ऑफ फोर्स क्या होती है, तो रेंज जो फोर्स की है वो जीरो कब होगा, F टेंस टू जीरो व्हेन R टेंस टू इन्फिनिटी। R अगर क्या हो, इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो F किधर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा, इसलिए इसकी जो रेंज है वो क्या है, इन्फिनिटी है। ये फोर्स अगर दो चार्जेस को इन्फिनिटी पे भी रखोगे तब भी लगेगा, और इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है। हम लोग इन्फिनिटी को भी अच्छे से समझेंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक। तो ये हमारा कुलाम्स लॉ था। इसमें जनरली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा दिया, जो डायरेक्शंस होती है, डायरेक्शंस किसके अलोंग लगता है, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वो क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। ये जो चार्जेस है इसको जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग ये क्या लगता है, फोर्स लगता है, और वो डिपेंड करता है कि ये चार्जेस कैसे हों, क्योंकि फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है, तो चार्जेस पे डिपेंड करता है कि वो दोनों लाइक चार्जेस है और अनलाइक चार्जेस है। लाइक सपोज मैं आपसे बोलूं दो लाइक चार्जेस लेता हूं, एक लेता हूं मैं Q, ये भी पॉजिटिव ले लिया, इसको Q1 बोल दिया, और दूसरा वाला क्या ले लिया, Q2, ये भी क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ये रही, ठीक है। तो ये रही आपकी लाइन ज्वाइनिंग, तो इनके बीच का ये जो मॉड ऑफ R कितना होगा, इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने मॉड ऑफ R से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शंस रिप्रेजेंटेशंस के लिए R कैप की हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो समझना, अगर ये दोनों एक दूसरे को, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और वो क्या होगा, F1 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, या फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो Q1 चार्ज के कारण Q2 पे फोर्स जो लगा उसको मैंने क्या बोला, F21, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लगा, और वो कितना हुआ, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन चार्ज 1, चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो वो आपका F12 है। व्हाट इज F12, तो F12 को मैंने लिखा, F12 का मैग्नीट्यूड जो मैंने लिखा वो क्या लिखा, वो मैंने लिखा K Q1 Q2 अपॉन में R², और यहाँ पे F21 का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, F21 K Q1 Q2
अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट अगर आप देखोगे डायरेक्शंस तो एफ, इससे ये समझ में आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21। और यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्शंस की बात करें तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलता हूँ, है ना, दिस इज माय पॉजिटिव डायरेक्शंस, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो फोर्स लग रहा है F21, इसको अगर मैं लिखूँ तो K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इनटू, इसको मैं लिखता हूँ आर कैप, इसको क्या मैं लिखता हूँ आर कैप, और F21 को मैं अगर आर कैप लिखूंगा तो F12 को मैं क्या लिखूंगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ आर कैप, क्योंकि ये डायरेक्शंस क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। अगर आपने इसको पॉजिटिव बोला है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शंस हो गई, तो इस नेगेटिव डायरेक्शंस के लिए हम लोगों ने ये वाले फोर्स की डायरेक्शंस क्या हो गई नेगेटिव आर कैप, और ये वाले की क्या हो गई पॉजिटिव आर कैप। ठीक है, ये आपका नेगेटिव आर कैप है। तो इसलिए हम लोग अगर देखें तो डायरेक्शंस दोनों की क्या है, F12 इज माइनस ऑफ F21। ठीक है, इससे ये समझ में आता है दो फोर्सेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और दोनों बॉडीज पे लग रहे हों, दो बॉडीज हो, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसे फोर्स किस लॉ को फॉलो करते हैं, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, जो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शंस क्या है कि जितना एक्शन इसके ऊपर है इसने इसके ऊपर किया है, उतना ही इसने इसके ऊपर किया है। ठीक है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। एक्शन से मीनिंग क्या है यहाँ पे फोर्स। ठीक है, और डायरेक्शंस क्या है, इसने अगर इस पे इधर लगाया है तो इसने उसके ऊपर उधर लगाया है। ठीक है, तो डायरेक्शंस अपोजिट है। तो ये लॉ ऑफ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। कौन सा, कुलाम्स लॉ आपका न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये भी आप लिख लेना नोट डाउन करके। तो ये सिंपल मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज कुलाम्स लॉ। अब इस कुलाम्स लॉ का हम लोग वेक्टर फॉर्म देखते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो भी देख लेते हैं। कुलाम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इस लॉ को अच्छे से समझ पाओगे। बोला जाए तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेक्टर पे। सिंपल वेक्टर एलजेब्रा अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर होगा तो मैं एक क्लास आपकी वेक्टर एलजेब्रा की भी लूँगा, जिसमें आप लोगों को सिंपल वेक्टर एलजेब्रा जो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज़ होने वाला है वो आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आप ग्रिफिथ की बुक देखते हो तो स्टार्टिंग में इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वेक्टर एलजेब्रा को पढ़ाया है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वेक्टर्स के जो रूल है वो सारे आपको आने चाहिए, वेक्टर्स के जो लॉ है वो सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें अगर आपको आती है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वेक्टर लगेगा सभी चीज़ों में। तो वेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस डिफाइन करता हूँ तो ये मेरा पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड हर तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम भी प्रेजेंट, मतलब आप लोग नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते कि ये वाई, ये एक्स और ये जेड। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्स वाई और जेड मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्क्रू रूल फॉलो होना चाहिए। एक्स से वाई की ओर जाओ तो स्क्रू किधर खुलेगा, बाहर की ओर। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो स्क्रू बाहर की ओर खुलेगा, अगर क्लॉकवाइज घूमते हो तो स्क्रू अंदर की ओर खुलेगा, मतलब पॉजिटिव जेड अंदर होगा। अगर आप इसको एक्स और इसको वाई बोलोगे तो पॉजिटिव एक्स अंदर होगा।
अगर इसको x और इसको y बोलोगे तो पॉजिटिव x बाहर होगा। अब सपोज इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर अगर r1 है q1 चार्ज का, ठीक है, और q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर अगर r2 है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, r2 है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, ठीक है, ये तो क्या होगा, मॉड ऑफ r1 माइनस r2 होगा, मॉड ऑफ r1 माइनस r2 वेक्टर होगा। मॉड इसलिए लगाया है कि ये सेपरेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इसकी डायरेक्शंस क्या होगी वो हम लोग देख सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूं F12 क्या होगा, F12 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 की डायरेक्शन ये होगी। तो कुल मिला के आपको ये क्या गिवन है, ये आपको सपोज मैं बोलता हूं ये R वेक्टर है, ये क्या है, R वेक्टर है। तो R वेक्टर अगर ये है तो मुझे R वेक्टर ये लेना पड़ेगा जब मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल रहा हूं। तो मैं यहां से क्या लिखता हूं, मुझे अगर R वेक्टर की डायरेक्शन ये मान ली, ठीक है, यही होगा फोर्स की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन यही है तो यही डायरेक्शन में आपका R वेक्टर होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो आपको अगर आता है, कौन सा लॉ आता है, ट्रायंगल लॉ आता है, तो आपको पता है कि यहाँ से अगर यहाँ जाते हो, यहाँ से अगर यहाँ जाते हो, ठीक है, तो आप R2 लिखते हो प्लस R लिखते हो, है ना, R2 प्लस R, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, जो क्लोजिंग साइड है उसके इक्वल, और वो क्लोजिंग साइड क्या है, R1। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, R वेक्टर को R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो आपका ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या हो जाएगा, F12। तो F12 को अगर आप लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, F12 को लिखने के लिए आपको लिखना होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का मॉड का स्क्वायर। ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शंस के लिए आप क्या लिखते हो, आर कैप, और डायरेक्शंस क्या है यहाँ पे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो टोटल आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, R2 का क्यूब लिख दो इसको, और ये क्या हो गया, R1 माइनस R2। तो ये आपका F12 वेक्टर हो गया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली F21 अगर आप देखते हो तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या लिखोगे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये होगी R की डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए आपको क्या डायरेक्शन गिवन होगी, ये रही, ठीक है। तो ये आपकी R की डायरेक्शन होगी, और अगर ये R की डायरेक्शन होगी तो फिर आप यहां पे क्या लिखोगे, R1 प्लस R वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। देयरफॉर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ रहे हो? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जब लिखोगे तो R1 माइनस R2 आएगा, मतलब 1 माइनस 2 आएगा, और अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखोगे तो 2 माइनस 1 आएगा। ओके, ठीक है। वो अगर थोड़ा सा वो बाहर जा रहा है तो उसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा अंदर कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं देखूँ तो ये आपका हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और इधर इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखो शायद ये बाहर जा रहा है, तो F12 आपका हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इनटू, इधर क्या लिखें, तो इधर लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस
R1 वेक्टर। ठीक है, ये क्यूब है, मॉड का क्यूब। ठीक, तो इस तरह से हम जनरली वेक्टर फॉर्म लिखेंगे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसका? कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ लिखा है हमने का वेक्टर फॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आपको ये याद होना चाहिए। इस पे सिंपल बेस्ड एक क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल में अगर आपको दूं तो देखो, एग्जाम्पल आप स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो। सपोज जो Q1 वेक्टर है उसको मैंने ऐसे कुछ बोला, सपोज अ 2 कूलॉम चार्ज, क्वेश्चंस लिखते रहो आप। सपोज लेट अ 2 कूलॉम चार्ज इज प्लेस्ड, 2 कूलॉम चार्ज इज प्लेस्ड एट 1, 2, 3 and a 3 coulomb charge is placed at 2, 3, 4. 2, 3, 4. So, what is the force on 3 coulomb charge due to, what is the force on 3 coulomb charge due to 2 coulomb charge? ठीक है, what is the force due to 3 coulomb charge, sorry, on 3 coulomb charge due to 2 coulomb charge. Okay, so what is R1 vector? So R1 vector will be I cap plus 2j cap plus 3k cap. And what is R2 vector? R2 vector पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। सो कितना हो जाएगा? 2i cap प्लस 3j cap प्लस 4k cap. सो R2 वेक्टर आपको क्या लिखना है? फोर्स ऑन, अगर आप देख रहे हो तो 2 ड्यू टू 1 लिख रहे हो, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस मीन्स Q1 कितना है? Q1 है आपका 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय R कितना हो जाएगा? तो R हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, यही होगा ना। यहाँ पे आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखोगे और इधर क्या लिखोगे? मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब, है ना। तो इसमें R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा? तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर विल बी 1, 1, 1, तो कितना हो जाएगा? I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर? So the magnitude of R2 vector minus R1 vector will be √3. Okay, so the answer will be K. What is K? K is 9 into 10 to the power 9 into 6 into I cap plus J cap plus K cap. ठीक है, and 3 की पावर 3/2. Okay. So calculate, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 6 जा 54 इंटू 3 इंटू 3√3 इंटू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप. So you can easily calculate into 10 to the power 9. तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू लिखनी है? इसको कैलकुलेट करना है। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 24, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो 3 8 जा 24। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे जहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे पूछने की संभावनाएं निग्लिजिबल है, फिर भी मैंने आपको एक बेसिक के उसमें करवा दिया। ठीक है, बाकी हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये तो एक बहुत ही सिंपल था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चंस देखते हैं आप इस पे बेस्ड कुछ अच्छे, और फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हमारे लेवल बढ़ाएंगे। हम लोग हर एक टॉपिक के बाद क्या करने वाले हैं, कुछ थ्योरी के बाद
क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो आपके नेट और CSIR नेट और IIT JEM में पूछे गए हैं, और सारी एग्जाम लाइक प्रीवियस ईयर की JEST TIFR उन्हीं के क्वेश्चंस हम लोग मोस्टली सॉल्व करेंगे। उसके अलावा उसी से बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के और पूछ सकते हैं वो भी हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सो कुलाम्स लॉ में हम लोगों ने फोर्स देख लिया है कि क्या होता है, उसकी डायरेक्शंस क्या होती है, ये अपने को याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो बुक में हर बुक में आपको मिलेंगे, सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपकी एक क्वेश्चंस की अलग से क्लास लूँगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो अभी वो क्वेश्चन देखेंगे जो पूछे जा सकते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी मान लेते हैं हम, कुछ सपोज कर लेते हैं साइड ए है, स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है ए। क्वेश्चंस आप लोग खुद लिख सकते हो, ए स्क्वायर हैविंग साइड ए there are 4 charges are placed at the vertices of a square lattice of side A। इसकी साइड क्या है, A है, उसके वर्टाइसेस पे कितने चार्ज हैं, 4 इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर लैटिस ऑफ साइड A। व्हाट इज द फोर्स ऑन एनी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। किसी भी एक चार्ज पे आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का। चाहे आप इस पे निकाल लो, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे उस पे, किसी पे भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। तो लिख लिया क्वेश्चंस, क्या है क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है स्क्वायर नहीं, इफ द 4 like charges are placed at the vertices of a square lattice of side A, then what will be the force on any one charge due to all the charges, due to all other charges, है ना। तो जनरली ये जो लॉ है, ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशंस को फॉलो करता है, ठीक है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशंस क्या होता है, सुपरपोजिशंस का लॉ सिंपल है कि क्या है, समझना, वेक्टर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पे इसका फोर्स लिखेंगे, ये आपका सपोज F1 हो गया, इस पे इसका फोर्स लिखेंगे, ये आपका सपोज F2 हो गया, और ये इस पे इसका फोर्स लिखेंगे, ये क्या हो गया, F3 हो गया। और अगर ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, F नेट जो होगा वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। सिंपल, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। सपोज ये फोर्स अगर आपका आता है 1 न्यूटन, ये फोर्स आपका आता है 1 न्यूटन, ये फोर्स आता है आपका 1 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना एक्ट हुआ, तो आंसर 3 न्यूटन नहीं होगा, 3 न्यूटन गलत आंसर है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसका एडिशंस होने वाला है। ऐसा नहीं लिखेंगे 1 + 1 + 1, तो 1 1 2 हो गया, 2 का फिर 1 के साथ 3 हो गया, तो 3 न्यूटन ये गलत आंसर है। ओके, सो देखते हैं हम लोग किस तरह से इसको, इस तरह से लॉ ऑफ सुपरपोजिशंस के थ्रू हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो एडिशंस किस तरह से होता है वेक्टर्स का, वो आपको आना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि F1 कितना होगा, तो ये साइड A है, तो F1 जो होगा वो होगा K, चार्जेस क्या है, Q1 Q2 सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, Q स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, A स्क्वायर। तो F1 का मैग्नीट्यूड ये हो गया, F2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, F2 का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, F2 ये रहा, तो F2 का मैग्नीट्यूड भी वही होगा, F3 का मैग्नीट्यूड अलग होगा, F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये रहा इसके बीच का सेपरेशन विच इज √2a, है ना। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F3, द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 विल बी 2a स्क्वायर। ओके, अब इन तीनों को किस तरह से एडिशंस करना है, आपको वेक्टोरियल एडिशंस करना है इन तीनों का, तो देखते हैं। हमें पता है F1 और F2 दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। F1 आपका ये है, F2 आपका ये वाला है,
ओके और F3 आपका ये है, और हमें ये दिख रहा है कि F1 इज इक्वल टू F2, द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ F2, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ F3 है वो अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोगों को इन दोनों का अगर वेक्टोरियल एडिशन करना है तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच का हमें एंगल पता होना चाहिए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। दोनों वेक्टर का एंगल पता है, सॉरी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है और उनके बीच का उनका मैग्नीट्यूड पता है, तो आप इजीली यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लाइक सपोज ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो थर्ड वेक्टर होगा, जो इन दोनों का F नेट होगा, ठीक है, इन दोनों का जो F नेट होगा वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 2F1 F2 वो क्या, सॉरी 2F1 F2 कॉस थीटा वो कितना हो जाएगा 0, बिकॉज कॉस 90 इज 0। तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर सेम, देयरफॉर द आंसर विल बी अंडर रूट 2 F1, है ना, F1 लिखो या F2 लिखो। ओके, सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, तो F नेट में अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लिखूं तो वो होगा अंडर रूट 2 इंटू F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अब हमें ये पता चल गया कि F1 और F2 इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये सपोज कुछ F डैश है, तो वो इसी डायरेक्शंस में होगा जिस डायरेक्शन में F3 है। तो अगर वो इसी डायरेक्शंस में होगा तो इसको हम लोग F डैश बोल देते हैं, और दोनों का एंगल अगर सेम है, सॉरी 0 है, तो ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे रूट 2 K1 सॉरी K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर आ जाएगा, प्लस K Q स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कॉमन ले लें, अगर इन दोनों का देखें हम लोग, सिंपल ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है ना, तो इन दोनों की डायरेक्शंस को हम लोग सेम ले सकते हैं, तो सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, ये तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। अब तो F नेट कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है, ठीक है, इसलिए ये दोनों को ऐड कर दो, तो K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर आंसर कितना आएगा, रूट 2 प्लस 1/2, ये आपका आंसर है। ओके, रूट 2 प्लस 1/2, समझ में आ रहा है। ओके, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला। डायरेक्शंस निकालने के लिए ये उसकी डायरेक्शंस है। ओके, अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोलते हो, इसको वाई एक्सिस बोलते हो, सो ये जो है जो जस्ट मिडिल में जा रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2, ये डायरेक्शंस होगी, ठीक है, क्योंकि आई कैप में भी उतना ही चला है, जे कैप में भी उतना ही चला है, ठीक है, और रूट 2 क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो ये डायरेक्शंस बताएगा। तो डायरेक्शंस अगर आपको लिखनी है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, ये एफ वेक्टर का नेट हो गया है ना। इसको आई कैप बोला, इसको जे कैप बोला मैंने, तो ये रिजल्टेंट है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो भी स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। किसी भी एक कॉर्नर पे देख लिए आप चार्जेस के मैग्नीट्यूड अलग अलग करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैंने अभी सारे चार्जेस के मैग्नीट्यूड को क्या करा था, सेम करा था। अभी सारे चार्जेस के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हो आप, अलग अलग लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो इजीली हो जाएगा, सिर्फ आपको वेक्टर याद होना चाहिए। हम लोग क्या करें, लाइक सपोज मैं 3 चार्जेस लूँ, हमें ये वाला स्क्वायर लैटिस की जगह ये ले लेता हूँ। तो एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा,
3 charges are placed at the vertices of a इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड ए। एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, जिसमें 3 इक्वल लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड या लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करनी है और उसके बाद आप इसको ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद आप आंसर को मैच करोगे। क्या है तो समझना जरा, अगर आपका आंसर ये आता है तो सही है। लाइक सपोज मैं इस पर फोर्स निकाल रहा हूँ तो इस पर फोर्स ये आ गया, ये इसकी फोर्स ये आ गया, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी भी चार्ज पे आप निकालोगे सेम आएगी, डायरेक्शन अलग अलग आ सकती है। तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री। ये F1 है तो ये भी कितना है, ये F2 है। तो अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे देखोगे कि F1 और F2 क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। F1 और F2 के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। और वो कितने होंगे, KQ² बाय A²। ये इनके मैग्नीट्यूड होंगे। अगर ये इनके मैग्नीट्यूड होंगे तो जो F नेट होगा वो क्या होगा, F नेट होगा अंडर रूट ऑफ F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos theta. What is theta? Theta is 60 डिग्री एंड F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, अगर मैं F बोलूँ तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट हो जाएगा आपका F1 F2 F3 में से F कॉमन आ गया और अंदर कितना बचा 1 + 1 + 2 इंटू 1/2 cos 60 इज 1/2 कैंसल, तो √3। तो आंसर विल बी √3 इंटू F एंड व्हाट इज F, F विल बी KQ² बाय A²। तो आपको क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना है इसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया। आपको 2 वेक्टर का एडिशंस आना चाहिए। यहाँ पे 2 वेक्टर को मैंने सिंपली ऐड किया है। किस किस को ऐड किया है, F नेट के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन मैंने F1 और F2 को क्या किया है, ऐड किया है। 2 वेक्टर के एडिशंस में उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इजीली उसका नेट फोर्स निकाल सकते हो। तो ये कूलॉम्स लॉ का दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ऐसे ही मैं स्क्वायर लेटिस में ट्रायंगल की जगह हेक्सागोन बना सकता हूँ और किसी भी एक चार्ज पे फोर्स लिख सकता हूँ। पेंटागोन बना सकता हूँ, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स लिख सकता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, देखो जरा समझना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कि लाइक सपोज मैं आपसे बोलूं कि ये स्क्वायर लेटिस है और वापस से 4 चार्जेस फॉर एग्जांपल इसके वर्टाइसेस पे प्लेस्ड है। तो आपसे पूछा जाए कि सेंटर पे किसी चार्ज Q पे कितना फोर्स एक्ट होने वाला है। तो सेंटर पे किसी चार्ज Q पे कितना फोर्स एक्ट होगा, तो बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर लेटिस है, साइड A है, तो ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला चार्ज फोर्स इधर लगाएगा। और F1 F ये सभी इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा। तो नेट फोर्स आपको समझ में आता है कि कितना होगा, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, F नेट कितना आ जाएगा, 0। अब वो करते क्या हैं, सपोज ये दोनों को नेगेटिव ले लिया। अगर ये दोनों को नेगेटिव ले लिया तो फिर सोचो क्या होने वाला है। ये दोनों को नेगेटिव लेने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो फिर अब देखना क्या होगा। अब ये चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q है, तो ये वाला क्या करेगा, इस कैपिटल Q को अट्रैक्ट करेगा तो इधर आएगा फोर्स। ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो इधर आएगा। ये वाला क्या करेगा, रिपल करेगा तो इधर ही आएगा। और ये वाला भी क्या करेगा, इधर ही लगाएगा फोर्स। अब जो ये वाला फोर्स होगा इसका भी फोर्स वही होगा, जो इसका फोर्स होगा इसका भी फोर्स वही होगा। तो इस डायरेक्शन में कितना लगा, 2F, इधर भी कितना लगा, 2F, इधर भी कितना लगा, 2F। ठीक है, इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। ठीक है, तो ये F नेट होगा। अब इनके बीच का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री।
तो टोटल कितना आएगा 2√2 इंटू F1 F2 इक्वल है, और इसको F के इक्वल लिख दो। F1 F2 क्या है, इक्वल है, और वो F के इक्वल होंगे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 2√2 इंटू F, ये इनका F नेट होगा, F नेट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और F इज व्हाट, F क्या है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम विल बी A/√2, कितना होगा A/√2। A/√2 का मतलब A² का स्क्वायर, तो 2 ऊपर चला गया, तो 4√2 KQQ बाय A², ये आंसर होगा आपका F नेट। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा सकते हैं, तो वो आप लोग, इतने सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको करा नहीं सकता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यही आपके जो Q इन सभी के साइन चेंज कर लो, इन सभी के मैग्नीट्यूड चेंज कर लो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। सिंपल क्या है, आपको वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन दी सेंटर विल बी 0 इफ all the charges are same magnitude and having same sign, ओके। तो फिर 0 होगा। ऐसे ही ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, तो ट्रायंगल में भी अगर आप देखा जाए तो क्या करेंगे, ट्रायंगल में भी तीनों लाइक चार्जेस को प्लेस कर लो, और अगर आप सेंटर पे किसी कैपिटल Q चार्ज को इसके सेंट्रॉइड पे प्लेस करते हो, तो उस पर भी नेट फोर्स कितना आएगा, 0, क्योंकि ये वाला ये इधर लगेगा F, और इधर भी F लगेगा, और इधर कितना लगेगा F। अब इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना हो जाएगा 120, ये एंगल भी कितना होगा 120, और ये एंगल भी कितना होगा 120, समझ रहे हो। तो ऊपर वाले जो दो हैं, अगर दो वेक्टर 120 डिग्री के एंगल में रखे हो, कितने, दो वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे रखे हो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो जस्ट इन दोनों के मिड से जाएगा, ठीक है। अगर उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो रिजल्टेंट जस्ट मिड पे जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, F होगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम F नेट विल बी, the magnitude of F net will be F² plus F² plus 2F² cos 120. What is cos 120? So cos 120 is -1/2, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, F से F कैंसिल, तो ये F आ जाएगा। So F आ जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, ऊपर F होगा, और ये F ये नीचे वाले F को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो सेंट्रॉइड पे वापस से F नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना है आपको। ये सब क्वेश्चंस नेट में IIT-JEM में पूछा गया है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो वो मॉडिफिकेशंस मैं आपको करवाऊंगा किस तरह से पूछा था उन्होंने, ठीक है, हमारी जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब। ओके, सो आपको आ रहा है समझ में। अब इसको अगर नेगेटिव ले लूँ तो फिर क्या होने वाला है, इसको अगर आप नेगेटिव ले लोगे तो ये Q और ये Q, अब देखो ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड पे इसका फोर्स तो इधर गया, इसका फोर्स तो इधर गया, और इसका फोर्स किधर लगाया, इसका फोर्स ऊपर लगेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऊपर आएगा। तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड, अगर ये F है, ये F है, तो इधर 2F हो गया, तो कितना हो जाएगा 2F। एंड व्हाट इज F, तो उस F के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, ये दोनों के बीच का सेपरेशंस। अब ये दोनों के बीच का सेपरेशंस आपको कैसे निकालना होगा, अगर ये साइड A है तो ये सेपरेशंस कैसे निकालोगे, ये भी एक आना चाहिए आपको, ज़रूरी है कि यहाँ से सेंट्रॉइड से लेके उसके वर्टाइसेस तक की डिस्टेंस कितनी होती है। अगर साइड की डिस्टेंस गिवन हो तो ये एंगल 60 तो ये 30 है ना, ये एंगल 60 तो ये कितना हो गया 30। अब ये A तो ये इतना कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये A/2। अगर किसी भी ट्रायंगल की आपको क्या पता चल जाए, एक एंगल पता चल जाए, थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं।
अगर किसी भी ट्रायंगल का क्या पता चल जाए, एक एंगल पता चल जाए, एक साइड पता चल जाए, तो उसकी सारी दूसरी साइड क्या हो सकती है, निकाली जा सकती। लाइक ये हाइपोटेनियस निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, कॉस थीटा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज cos 30? cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू a/2h। सो व्हाट इज h? सो h विल बी a/√3। हाइपोटेनियस कितनी है, a/√3, तो ये कितना है, a/√3। याद रखना है। आ रहा है समझ में, पक्का? ओके, सो ये a/√3 है। अगर ये a/√3 है तो फोर्स फिर कितना होगा, 2 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर बाय a/√3 का स्क्वायर, √3 ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर। सो ये आपका नेट फोर्स होगा, याद रखना है आपको। नेट फोर्स आपका ये आएगा। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया था। अगर पॉजिटिव होता है तो सेंट्रॉइड पे कितना होता है, 0। तो हर एक, अगर मैं आपसे बोलूं कोई सा भी पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन के अगर वर्टाइसेस पे सेम चार्जेस है तो नेट फोर्स कितना आने वाला है, तो नेट फोर्स सेंट्रॉइड पे 0 आने वाला है। सेंटर पे नेट फोर्स कितना आएगा, 0। किसी भी पॉलीगॉन पे, अब वो पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है ना, कुछ किसी भी टाइप का हो सकता है। आपको अगर कोई पॉलीगॉन गिवन है तो उसके सेंटर पे नेट फोर्स 0 तब होगा जब सभी लाइक चार्जेस, है ना, क्या हो, उसके वर्टाइसेस पे प्लेस्ड हो, है ना, जिनका मैग्नीट्यूड और साइन क्या हो, सेम हो, उन्हीं को हम लाइक चार्जेस बोलते हैं। तो सेंटर पे फोर्स 0 होगा, चाहे किसी भी पॉलीगॉन हो। तो नोट डाउन करके आपको लिखना है, नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड, नेट फोर्स on the center will be 0 if all like charges are placed at the vertices। ठीक है, वर्टाइसेस। ओके, समझ में आ रहा है? ये नोट डाउन करके लिख लेना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में हेल्प करेगी। कैसे, देखते हैं। तो अगर आपको बोला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं कि एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन वो होता है जिसकी सारी साइड क्या हो, सेम हो। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ठीक है, और ये भी ए होगी। ये ए सभी साइड ए है, और सेंटर से लेके वर्टाइसेस तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो भी कितना होता है, वो भी ए ही होता है। पॉलीगॉन हेक्सागोन में सारी की सारी डिस्टेंस क्या होती है, ए होती है। तो अगर क्यू 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 सभी के सभी चार्जेस प्लेस्ड हो तो सेंटर पे फिर से कितना आने वाला है, 0 आने वाला है फोर्स। याद रखना है, 0 आएगा। आप सोचो, क्योंकि इसका इससे कैंसिल, इसका इससे कैंसिल, इसका इससे कैंसिल, अब सोचो इस पे 0 आएगा। अब सोचो अगर यहाँ से एक चार्ज हटा लिया जाए और फिर पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू। अब क्या पूछा गया, नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू कितना होगा। तो याद रखना है, एक चार्ज हटा लिया तो उसका फोर्स हट गया, वहां से। अगर उसका फोर्स वहां पे होता तो नेट फोर्स कितना होता, 0। तो नेट फोर्स क्या आने वाला है, नेट फोर्स सेंटर पे वही आने वाला है जो उस चार्ज को यहाँ पे प्लेस करने पे इस सेंटर पे आएगा, है ना, जो उस चार्ज को यहाँ पे प्लेस करने पे सेंटर पे आएगा, वही नेट फोर्स यहाँ पे आने वाला है। तो सोचो यहाँ पे नेट फोर्स अगर
आपसे पूछा जाए कि ये 5 चार्जेस प्लेस्ड है वर्टाइसेस पे और छठा वाला वर्टाइसेस क्या है, खाली है, तो नेट फोर्स इस क्यू चार्ज पे कितना आएगा, तो इस क्यू चार्ज पे जो सेंट्रॉइड पे प्लेस्ड है उस पे वही फोर्स आएगा जो यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस करने पे आने वाला है, क्यू चार्ज को प्लेस करने पे आने वाला है, क्योंकि उसी का फोर्स हटा, वो अगर होता तो वहाँ पे 0 आता, अगर उसको हटा दिया तो वहाँ पे उसी का फोर्स आएगा, क्योंकि वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, सभी चार्जेस के फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो इन सभी के चार्जेस के फोर्सेस को वो अकेला चार्ज बैलेंस कर रहा होगा, तो उसका फोर्स ही यहाँ पे नेट फोर्स गिवन देगा आपको। तो कितना आने वाला है, तो यहाँ पे आप उसी चार्ज को प्लेस कर लो, ये कितनी हो गई डिस्टेंस a, तो फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया अगर आया तो ओके। अब याद रखना है आपको, अगर एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, अगर एक चार्ज क्या हो जाए, हटाने की जगह उसको क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं, तो क्या हो जाएगा, उसका फोर्स तो आता ही आता, उसका चार्ज का डबल फोर्स आ जाएगा। डबल फोर्स का मतलब सोचो, यहां पे अगर प्लस होता तो 0 है ना, प्लस होता तो 0, अब वो क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब प्लस होने पे 0 था, तो इसका और इसका आपस में क्या हो रहा था, बैलेंस हो रहा था, इसका और इसका आपस में क्या हो रहा था, बैलेंस हो रहा था। बट अब नेगेटिव होने पे इसका और इसका आपस में बैलेंस नहीं होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शंस में हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में, नेट फोर्स इस केस में हो जाएगा 2F। एक को नेगेटिव कर दें तो कितना हो जाएगा 2F, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू F नेट। सॉरी K भी लिख लेना, 2KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। याद रखना है आपको, क्योंकि अभी अपन ने, मैंने आपको ट्रायंगल में बताया था कि ये ट्रायंगल जिसकी साइड ये Q, ये Q, ये Q और यहाँ पे कितना था 0, बट इसको जैसे ही माइनस करा था तो ऊपर कितना हो गया था 2F, याद है। तो जैसे ही यहाँ पे भी होगा, ऐसे ही पेंटागन में भी होगा, सही, एक चार्ज को हटाओगे तो 0 हो, मतलब उसी चार्ज का फोर्स आएगा, और अगर उसको नेगेटिव कर दोगे तो डबल आ जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको ये वाली नोटेशंस के थ्रू आप इजीली इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि इस कूलॉम्स लॉ पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो CSIR नेट, IIT JEM, जेस्ट और TIFR में पूछे गए हैं, वो किस तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।